हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 9 साइंस का 5वां चैप्टर है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अपने फर्स्ट वीडियो में है ना कोशिका के बारे में पढ़ा है ना, तो किस तरह से जो है ना कोशिका की खोज हुई। तो पहले देखा था ना, पेड़ की छाल होती है, कॉर्क होता है एक, है ना, उसकी जो है ना सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स जैसी चीज़ें, संरचनाएं दिखी, जिनको क्या नाम दिया गया, कोशिका नाम दिया गया। फिर जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, अनियन जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें भी समान संरचनाएं दिखी, कुछ डॉट जैसे बिंदु दिखे जो कि क्या थे, केंद्रक थे, कोशिका के अंदर केंद्रक थे। फिर हमने देखा कि एक ही पदार्थ है ना, एक ही जो संरचना होती है, जैसे पत्ती है, पौधे की कोई पत्ती है तो उसके अंदर की जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, समान होंगी। लेकिन जो जड़ है, पौधे की जड़ है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में तो समान होंगी। जड़ की जो कोशिकाएं होंगी, जो पौधे की जड़ है उसकी सारी कोशिकाएं समान होंगी, लेकिन जड़ की कोशिकाएं पत्ती की कोशिकाओं से आकार में क्या होंगी, भिन्न होंगी। लेकिन उनके अंदर जो अंगक हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो समान होंगे। तो अब हम इसके यहाँ से पढ़ते हैं, कोशिका किससे बनी हुई होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है। तो इसमें हम देखो बेटा, एक तो ये प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोल दो अथवा कोशिका झिल्ली बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वॉल होती है ना, दीवार जो होती है वो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्र, कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केंद्र, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बाद फिर आता है कोशिका द्रव्य, है ना, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के बाद फिर कोशिका अंगक आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनमें हम सेल ऑर्गेनेल्स में अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, ठीक है ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ, ये चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन माइक्रोस्कोप से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, है ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमें दिखाई देंगी, 3 फीचर्स हमको उसमें दिखाई देंगे। पहला, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा बोल दो या प्लेज्मा, है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये मुख्य जो है ना, ये आपको 3 फीचर्स तो दिखाई देंगे ही। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, है ना, जो इंटरेक्शंस होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं, है ना। इन गुणों के, इन फीचर्स की वजह से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, है ना। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोल दो इसको या कोशिका झिल्ली बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जैसे बेटा कोई जैसे स्कूल है तुम्हारा, तो स्कूल की एक बाउंड्री होती है कि नहीं होती है ना, तो वैसे ही, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, ठीक है ना। जैसे स्कूल का गेट होता है तुम्हारा, ठीक है ना, तो उसमें से आप आ जा सकते हो ना। तो ऐसे ही इसकी जो बाउंड्री होती है सेल की, इसमें पूरी बाउंड्री से ये कैसी होती है, छिद्रयुक्त होती है बेटा। जो बाउंड्री होती है इसकी कैसी होती है, छिद्रयुक्त होती है, पोरस होती है, जिसमें से पदार्थ कोशिका में अंदर आ सकते हैं और कोशिका से बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये अब अपन आगे पढ़ेंगे कि ये सेलेक्टिव होती है ना, कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है ना, उनकी गति को प्रिवेंट करती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक का मतलब सेलेक्टिव है ना, पारगम्य परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब क्या हो गया, पारगम्य का यानी आ जा सकते हैं अंदर बाहर उस झिल्ली। जैसे कोई कपड़ा होता है तो कपड़ा में से पानी आप बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, तो आर पार हो सकता है ना उसमें से, वैसे ही ठीक है। लेकिन प्लास्टिक है वो पारगम्य नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, ये अब हम देखेंगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है ये विसरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन है ना। तो देखो तुमको पता ही बेटा कि कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं है ना। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ना। और कोशिका क्या लेती है अंदर, ऑक्सीजन लेती है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना हमारे पूरे शरीर में, नाक के द्वारा, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सांस जो है ये प्रत्येक कोशिका तक जाती है। और कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण होता है ना। और फिर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलती है फिर उस कोशिका से। तो जो कोशिका की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसमें ऑक्सीजन अंदर आ सकती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है। और वो विधि जो है वो क्या कहलाती है, विसरण विधि कहलाती है ना, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होती है, ठीक है ना। अभी आपके और अच्छी तरह समझ में ये आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार की जो क्रिया है वो कोशिका के अंदर होती है, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया हमने, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है ना, वेस्ट है ना, ये कोशिका के अंदर जनरेट होता है ये, जिसका निष्कासन आवश्यक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक वेस्ट है, कोशिका में एकत्र हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कोशिका में इकट्ठी हो जाती है। तो क्या होता है बताओ, इसकी सांद्रता कोशिका के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है, कम है। तो उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जाती नहीं जाती ये चीज़ें। तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है ना। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, कंसंट्रेशन में अंतर आता है, तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार जब कोशिका में, अब ऑक्सीजन की बात हो गई है ना, अब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन काम में आ जाती है कि नहीं आ जाती है ना। ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन काम आती है, ठीक है ना। और फिर क्या बनती है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ऑक्सीजन काम आ गई, इसका मतलब सांद्रता कम हो गई उसकी, और बाहर हम सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, हम लगातार सांस ले रहे हैं है ना। तो बाहर कोशिका से बाहर सांद्रता ज़्यादा हुई ऑक्सीजन की और अंदर सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर कोशिका में प्रवेश कर जाती है ना। तो CO2 का विपरीत हो गया ना ये, है ना। यही समझाया गया है इसमें। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। तो ये विसरण द्वारा अंदर आ जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो है, ये डिफ्यूजन जो है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर
ऑक्सीजन का प्रवेश करना, कोशिका के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये दोनों ही क्रियाएं किसके द्वारा संभव होती हैं? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा संभव होती हैं, है ना। अब ये तो गैसों का हो गया। अब जल का भी ऐसे ही होता है, कोशिका में जल प्रवेश कर सकता है, कोशिका से जल बाहर निकल सकता है। वही सेम चीज, अगर अंदर जल की सांद्रता ज्यादा है ना, और बाहर क्या है? कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा? अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है ना, और उसका विपरीत वैसे हो जाएगा। तो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपके। और ये जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यस, अब देखो इस, जैसे उसमें डिफ्यूजन था ना, गैसों के केस में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही पानी के केस में इसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसको परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस, है ना। ये नाम सुना लग रहा हो तुमको? यस, देखो आरओ जो होता है, घरों के अंदर आरओ होता है ना, आरओ का पानी लगा रहता है ना, तो पानी को साफ करता है ना वो, तो ये आरओ का होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस की विपरीत प्रक्रिया होती है इसमें, इसलिए इसको आरओ बोलते हैं। तो पानी जो है ये किस नियम के हिसाब से चलता है? परासरण, यानी ऑस्मोसिस के द्वारा, है ना। अभी समझते हैं अपन। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है, जो उसमें साल्ट वगैरह घुले रहते हैं उससे भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका, है ना, एनिमल सेल या प्लांट सेल को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें, है ना, शुगर सॉल्यूशन में रखें या साल्ट सॉल्यूशन में हम रखें, तो क्या होगा? आओ हम देखते हैं। तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके ये। फर्स्ट है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है, में रखा गया है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, है ना। ऐसे समझो आप, एक ऐसा बाल्टी भरी हुई है जिसमें एक बहुत तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब बहुत पतला विलयन है ना। इसका मतलब क्या है? कोशिका के अंदर गाढ़ा है ना, और जो बाहर बाल्टी है उसमें कैसा है बताओ? पतला है। तो कहां से कहां जाएगा तुम सोचो खुद। यस, है ना, यानी पतले से अंदर जो गाढ़ा है उसमें प्रवेश कर जाएगा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, यही कहना चाह रहा है ये। तो यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम क्या हो सकता है? जैसे जल में शक्कर और नमक की मात्रा बहुत कम हो, है ना, और पानी क्या हो? बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, तो वो तनु विलयन हो गया। और अगर जल की मात्रा कम हो और इनकी शक्कर या नमक की मात्रा क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तो वो कैसा हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तनु विलयन की बात कर रहे हैं, है ना। अर्थात कोशिका के अंदर जो विलयन है पानी का जो है वो कैसा है? सांद्र है, और बाहर जो है बाल्टी में वो कैसा है? तनु है, ठीक है ना, में रखा गया। तो जल परासरण विधि द्वारा, ऑस्मोसिस विधि द्वारा, है ना, किस विधि द्वारा? ऑस्मोसिस विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो क्योंकि बाहर कैसा है दाब बताओ? कम है, अल्प है, और कोशिका के अंदर क्या है? उसका विलयन सांद्र है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो होता है वो अल्प परासरण दाबी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, HYPOTONIC, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो अब क्या होगा इस केस में? जल के जो अणु हैं वो कोशिका की झिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे ना, तो जल के अणु कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आ जा सकते हैं उसमें से, है ना। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से क्या हुई? अधिक हुई, क्योंकि बाहर कैसा है? पतला है, अंदर कैसा है? गाढ़ा है ना, तो पतले से गाढ़े में प्रवेश कर जाएगा ना वो, ठीक है ना।
तो लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि गाढ़ा तो कम बहता है ना, पतला होता है वो ज़्यादा बहता है, ठीक है ना, तो पतला अंदर घुस जाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, है ना, जल कहाँ चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। इससे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूलने लगेगी, है ना, स्वॉलन अप हो जाएगी, SWOLLEN, स्वॉलन अप, है ना, स्वेलिंग बोलते हैं ना, सूजन, वही, तो फूलने लगेगी ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं हम। अब इसका ये उल्टा हो जाएगा कि अगर बाहर जो है ना, माना उस पत्ती को, पौधे की पत्ती को हमने एक ऐसे बाल्टी में, एक ऐसे विलियन के अंदर डाल दिया है कि जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, यानी पत्ती के अंदर जो सॉल्यूशन है, विलियन है, उससे भी गाढ़ा है वो। तो अब जो पत्ती के अंदर जल की मात्रा होगी वो पत्ती से कहाँ पर जाएगी, बाहर निकल के उस सॉल्यूशन में आ जाएगी। तो पत्ती क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना, ये इसमें समझाया गया है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता, जो बाहर वाला पानी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कोशिका में स्थित जल की कंसंट्रेशन के ठीक बराबर हो। अच्छा, सेकंड में तो क्या है, बराबर है, तो ना तो जाएगा ना ही आएगा, ठीक है ना। तो जब दोनों की सांद्रता क्या हो, बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, समपरासारी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है, उतनी ही क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल में कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कोशिका जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि कोशिका के बाहर जो जल है उसकी सांद्रता और कोशिका के जो अंदर जल है उसकी सांद्रता कैसी है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो नेट मूवमेंट जो है पानी का वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इसका थर्ड, तो यदि कोशिका के बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, बाहर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो जल पराशरण द्वारा, ऑस्मोसिस द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसे विलयन को अति परासरण दावी विलयन कहते हैं, है ना। तो बाहर क्या है, सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोशिका में से पानी निकल के किस में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना। तो कोशिका क्या हो जाएगी, बताओ, सिकुड़ जाएगी ना, यस, है ना। तो ये क्या हो गया, अति परासरण दाव, यानी बाहर दाब कैसा है, परासरण दाब ज्यादा है, अति है, और इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइपरटोनिक, HYPER, हाइपरटोनिक। तो देखो पहला क्या था, हाइपोटोनिक, है ना, फिर दूसरा क्या था, आइसोटोनिक, और तीसरा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। जो ऑस्मोसिस है ये डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है कि नहीं है, है ना। जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल प्रकार है ये, जिसमें जो वर्णात्मक झिल्ली है, जो थी ना हमारी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन थी, उसके द्वारा गति होती है ना। अब इसमें एक दूसरा और समझा रखा है, देखो मैं तुमको वैसे ही समझा देता हूँ इसको, क्रियाकलाप को क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। जैसे अंडे से पराशरण है, ये अंडा होता है ना बेटा वो, ठीक है ना। तो अंडा लिया आपने, है ना, और जैसे अंडा वैसा है, वैसा वाला अंडा है ये, जिसको गर्म कर लेते हैं ना, उबाल लेते हैं, है ना। तो फिर वो उसका उबालने के बाद फिर ऊपर का जो कवच है वो हटा सकते हैं ना अपन, ठीक है ना। उसको कवच को क्या कर दिया, हटा दिया। फिर अब वो अंदर वाला अंडा की अब उसमें लेयर बन जाती है ना, ऊपर एक देखो सफ़ेद सी लेयर बन जाती है ऊपर ही ऊपर जो है, ठीक है। अब उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला, ऐसे एक घोल में डाला उसको, कि बाहर जो है वो सांद्रता क्या है, कम है, और अंदर जो है उसके अंडे के अंदर सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, बाहर का पानी किस में प्रवेश कर जाएगा, अंडे में अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। अब इसका उल्टा,
अगर बाहर जो है वो पानी की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, यानी गाढ़ा है बाहर, है ना, कोई इस तरह का सॉल्यूशन डाल दिया हमने, बाहर कैसा है, गाढ़ा है, और अंदर क्या है, पतला है, तो अंदर से बाहर जाएगा फिर पानी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अंडा सिकुड़ जाएगा, है ना। तो यही इसमें समझाया गया है। तो अंडे से परासरण, ठीक है ना, ऑस्मोसिस थ्रू एग। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर, है ना, जो पका हुआ अंडा है उबला हुआ, उसको तनु HCl में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, ऊपर की लेयर हट जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है ना। तो अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रहती है, तो वो एक लेयर बन जाती है ना पतली वाली, वो अब उसको वो घेरे हुए है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो, है ना, शुद्ध जल में। तो क्या होगा बेटा, देखो शुद्ध जल जो है वो पतला होता है, और अंदर जो अंडे के अंदर जो है वो कैसा है, गाढ़ा है ना। तो बाहर तनु विलयन है, तो तनु किस में प्रवेश कर जाएगा, अंदर गाढ़े में प्रवेश कर जाएगा, है ना। तो अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखोगे, क्या देखेंगे बताओ, अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से पानी किस में प्रवेश कर जाएगा, अंडे में प्रवेश कर जाएगा। अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा, ऑस्मोसिस द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसका उल्टा ये दिखा रखा है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा, है ना, विदाउट शेल जो है, वो एक अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखा हमने, है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, वो उसमें रख दिया उसको हमने, और 5 मिनट तक उसका अवलोकन किया। तो अब क्या होगा, बाहर क्या है, गाढ़ा है, नमक का विलयन है गाढ़ा वाला, तो अंदर अंडे के अंदर से पानी किस में चला जाएगा, उस गाढ़े वाले विलयन में चला जाएगा, बाहर वाले में, तो है ना। तो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ा, क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल कैसा है, अधिक सांद्रित है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये विषरण और परासरण, तो विषरण में तो क्या था, हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में देखा था, ठीक है। और ये जो परासरण है ये विषरण की एक विधि है, इसमें जल या और जो तरल पदार्थ हैं उनका आवागमन इसके द्वारा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश, है ना, ड्राई रेजिन्स होती हैं, ड्राई रेजिन्स, सूखी किशमिश अथवा खुबानी भी बेटा ऐसे जैसे किशमिश से मोटी मोटी होती है, तुमने कभी देखा होगा बेटा, दीपावली के टाइम पे जो गिफ्ट लेके आते हैं ना लोग, उनमें वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें होती है वो पीला पीला सा कुछ ऐसा होता है, थोड़ा मोटा वो होता है, फ्रूट होता है, वो खुबानी बोलते हैं जिसको, है ना। जैसे किशमिश जो होती है ना वो सिकुड़ी हुई सी होती है, तो वैसे भी वो खुबानी भी कैसी होती है, सिकुड़ी हुई सी होती है। इस पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वही सेम इसमें दिखाया गया है। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रख दो और कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, क्योंकि किशमिश या खुबानी जो है वो अंदर कैसा है, सांद्र है, और बाहर कैसा है, पानी तनु है, तो बाहर वाला पानी किस में प्रवेश कर जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, है ना। तो किशमिश और खुबानी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है। तो सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। दूसरी बार क्या किया उसको, है ना, शक्कर या नमक का सांद्र बहुत गाढ़ा विलयन है उसमें रख दिया, तो अब क्या होगा, वापस से पानी किशमिश और या खुबानी में से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, सांद्र शक्कर या नमक के विलयन में जाएगा, तो वापस से क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया था तो वे जल ग्रहण करके क्या हो गई, फूल गई वो, है ना, स्वेल अप हो गई वो, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर क्या हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोसिस को आप देखो बहुत अच्छी तरह से इस बुक में समझा रखा है। तो बेटा मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें बुक रीडिंग की आदत डालनी चाहिए, एक एक लाइन पढ़ो, है ना बेटा, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, पढ़ाई करना ही है ना। प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में बस मोटा मोटा देखा और फिर प्रश्नों पे टूट पड़ते हैं। प्रश्न हल इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमने अंदर से अच्छी तरह से मन से इसको नहीं पढ़ा होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब अपन आगे चलते हैं। एक कोशिकीय, बताओ इंग्लिश इसकी, यूनिसेल्यूलर। एक कोशिकीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। यूनिसेल्यूलर अलवणीय, अलवणीय का मतलब लवणीय तो होता है जिसमें साल्ट हो, और अलवणीय जिसमें साल्ट नहीं हो, अर्थात फ्रेश वाटर,
है ना। तो यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं जो प्लांट सेल्स होती हैं वो परासरण द्वारा ही, ऑस्मोसिस द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा, जो पौधों की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो जल का अवशोषण परासरण का ही द्वारा करती हैं, है ना। तो रूट्स के द्वारा, क्योंकि पौधे के लिए पानी कौन सोखता है? जड़ों के द्वारा। जड़ें ही तो होती हैं जमीन में से पानी सोखती हैं। तो पौधों के मूल द्वारा, रूट्स के द्वारा जो जल का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो एक परासरण का उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो डिफ्यूजन है ना, चाहे वो गैसों का हो, है ना, या पानी का हो, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है ना। तो कोशिका बाहर से जो पोषण लेती है उसमें भी ये सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। तो हम ये क्या पढ़ रहे थे अब तक बताओ? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, है ना। वो कैसी होती है? वर्णात्मक, है ना, पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो। तो प्लाज्मा झिल्ली फ्लेक्सिबल होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन की संरचनाएं होती हैं। ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अपनी सादा आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। बहुत, है ना, बहुत बारीक होती है ये। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण में सहायता करती है। अब माना कोई एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक ही कोशिका है, जैसे अमीबा है ना, तो उसके अंदर तो एक ही कोशिकाएं है। तो अब वो कैसे भोजन लेगा? तो उसकी जो ये वाली पारगम्य झिल्ली होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, वही क्या करती है? भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में क्या करती है? सहायता करती है। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को, यानी एक कोशिकीय जीवों में बाह्य पर्यावरण से जो वो कोई भी पदार्थ लेते हैं, भोजन या कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो वो किसके माध्यम से लेते हैं? कोशिका झिल्ली के माध्यम से लेते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की माध्यम से लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, है ना। भित्ति का बताया था ना बेटा मैंने आपको। भित्ति का मतलब क्या होता है? वॉल, दीवार। ठीक है ना। तो ये जो झिल्ली थी, ये भी एक तरह से क्या थी? एक बाउंड्री थी उसकी, है ना। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर होती है, ये, है ना। एक्स्ट्रा उसको वो प्रदान करती है, ये इस एक्स्ट्रा मजबूती उसको प्रदान करती है। और ये बेटा मुख्य रूप से जो प्लांट सेल होती हैं उनमें पाई जाती है ना। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका भित्ति, वो कोशिका झिल्ली जो है ना, वो तो सभी में मिलेगी आपको। ठीक है ना। लेकिन जो ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जो है, ये अधिकांशतः किसमें मिलती है हमें? जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें मिलती है ये, है ना। इसका काम क्या होता है? जो ऑलरेडी जो कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको मजबूती प्रदान करना, उसको स्थायित्व प्रदान करना काम है इसका। ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं इसको। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो आगे ना देख लो, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो है उसके एडिशनल होती है, अतिरिक्त सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल, CELL, सेल कोशिका, वॉल दीवार को बोलते हैं ना बेटा, वही है ये सेल वॉल। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब ये सेलुलोज जो है ना, जैसे ऐसे समझो आप, तुमने बेटा देखा ना ये कूलर जो होते हैं अपने, है ना, तो कूलरों में जो टाटी होती है ना, वो पतले पतले से वो बारीक से बुरादे की सी बनी हुई होती है। तो ऐसा सेलुलोज मान लो। यानी पौधे जो होते हैं मुख्य रूप से वो किससे बने होते हैं? उनकी सेलुलोज होता है उनके अंदर।
ठीक है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है ना। संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है ये। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है ये, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उनको प्रदान करता है, ठीक है ना। तो सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधों को क्या देता है? संरचनात्मक दृढ़ता। तभी देखो बेटा, जो पौधे की जो तने होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, है ना। इसी वजह से तो क्या होता है, क्योंकि हर कोशिका के चारों ओर क्या होती है? एक कोशिका भित्ति होती है जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है ना, परासरण द्वारा माना उसमें से पानी बाहर निकल गया, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थ क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं इसे, है ना। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कब होती है बताओ? ये जब प्लांट सेल हैं कोई, उनमें से पानी निकल गया, है ना। पानी निकलने का मतलब जैसे कोई पौधा है ना, और गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में क्या होता है बताओ? पौधे की बाष्पीकरण होता है कि नहीं होता है? तो पानी की हानि होती है कि नहीं होती है उसमें? तो क्या होगा फिर? कोशिका झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, है ना। और इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। और जीव द्रव्य कुंचन को इंग्लिश में प्लाज्मोसिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोसिस। इस जीव द्रव्य कुंचन, PLASMO, प्लाज्मोलाइसिस, LYSIS, प्लाज्मोलाइसिस इसको कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दिखाइए, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। रियो की पत्ती को, है ना, एक रियो की पत्ती का मतलब ऐसे समझ लो आप, जैसे ये होते हैं ना बेटा, गमलों के अंदर लगाते हैं अपन, चौड़ी चौड़ी पत्तियों के कोई सजावटी पौधा होता है, उसको समझ लो आप, रियो की पत्ती, है ना। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाई हमने, है ना। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे हमें क्या दिखेंगे? क्योंकि पौधा है, पौधे की पत्ती है वो, है ना। तो पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हमें छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। जब उनको किस साधारण आंख से नहीं दिखेंगे वो हमको, साधारण आंख से तो पूरी पत्ती हरी दिखाई देगी, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यानी जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या होता है वो? क्लोरोफिल होता है। इस स्लाइड पर, है ना, अब ये जो स्लाइड ली हमने रियो की पत्ती की, है ना, एक छोटी रियो की पत्ती का एक टुकड़ा ले लिया हमने, ऐसे समझ लो। स्लाइड का मतलब जैसे वो बनाई थी ना अपन ने, उसकी प्याज की झिल्ली की छोटा सा टुकड़ा ले लिया था, और उसको एक कांच की स्लाइड पर रख के और उसको ऊपर से कवर प्लेट से ढक दिया था, तो वो एक टेम्पररी माउंट बन गया था ना अपने को। तो वैसे ही इस स्लाइड पर क्या किया? शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डाल दिया, है ना। शक्कर का या नमक का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया। इसका मतलब बाहर ये, इसमें पानी की सांद्रता क्या है ना, पानी क्या है इसके अंदर? बहुत कम मात्रा में है ना। तो और जो रियो की पत्ती है उसके अंदर पानी की सांद्रता क्या है ना। ऐसे समझो आप कि ये जो अपने डाला उस स्लाइड के ऊपर, शक्कर या नमक का जो गाढ़ा घोल डाला हमने, है ना, तो उसके अंदर पानी कम है और अंदर पत्ती के अंदर पानी क्या है? ज़्यादा है। तो पत्ती के अंदर का पानी किस में प्रवेश कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा ना पत्ती का पानी, और किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, शक्कर और नमक के सांद्र विलयन में आ जाएगा। यही कहना चाह रहा है ये। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्ती क्या देखते हैं हम, बताओ? कि पत्ती क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ेगी बताओ? क्योंकि पत्ती से पानी किस में चला गया? उस घोल में चला गया, शक्कर या नमक के घोल में चला गया। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबाला हमने, कुछ मिनट तक क्या किया? उनको जल में उबाला। अब बेटा जल में उबालते हैं तो पता है क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं, सेल्स क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, ठीक है ना। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो। एक पत्ती को स्लाइड पर रखा हमने और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर, है ना। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो अब वो हरा नहीं दिखेगा, क्योंकि मर गई ना वो सेल,
तो क्लोरो जो फिल था वो क्या हो गई, डेड हो गई। तो अब वो हरी हमको नहीं, अब वो काले स्पॉट से दिखेंगे हमें वो, ठीक है ना। तो स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट तक प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, क्या अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ, प्लाज्मोलाइसिस हुआ, नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो पत्ती तो मर चुकी है ना। अब उसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब उसमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, जीवद्रव्य कुंचन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें ये समझा रखा आपको पूरा। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है ना। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है पौधों, कवक, है ना, फंजाई पढ़ा था ना अपन ने, फंजाई वही पौधों, प्लांट्स, फंजाई तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दावी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे समझो बेटा ये कि बहुत से पौधे तो कहाँ होते हैं बताओ, जल में ही होते हैं, है ना। जैसे कमल होता है वो तो जल में ही खिलता है, और बहुत सारे पौधे हैं वो हमेशा पानी के अंदर ही होते हैं वो, तो अब वो तो हमेशा पानी के अंदर ही हैं। तो पानी बाहर जो है वो कैसा है, तनु है, तो फट जानी चाहिए, नहीं फट जानी चाहिए, क्योंकि इतना सारा पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन क्यों नहीं फटती उसकी कोशिका, वो इसलिए नहीं फटती कि उसमें भित्ति होती है उसके चारों ओर, है ना, सेल वॉल होती है, मजबूत होती है, जो उसको फटने से क्या करती है, रोकती है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये कि कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में, कवक में और बैक्टीरिया में, है ना, उनकी कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरणदावी विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है ना। तो अब बाहर कैसा है, अल्प परासरणदावी विलयन है, ठीक है ना। तो अब बाहर से अंदर आएगा ना पानी, तो पानी अंदर आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो कोशिका फूलेगी तो वो उस दीवार पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, और कोशिका दीवार पे प्रेशर डालेगी, और उतना ही अपोजिट प्रेशर दीवार किस पे डालेगी, कोशिका पे डालेगी, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण सेल वॉल के कारण पादप जो है, पादप कोशिकाएं जो प्लांट सेल्स होती हैं, वो परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको एनिमल सेल की अपेक्षा आसानी से क्या कर सकती हैं, वो सहन कर सकती। क्योंकि बेटा जो प्लांट हैं वो तो देखो बाहर खड़े रहते हैं प्रकृति में, है ना, कितनी धूप सहन करते हैं, कितनी ठंड सहन करते हैं, है ना। तो अगर उनकी कोशिकाएं मजबूत नहीं होंगी तो मर जाएंगी, नहीं मर जाएंगी। तो इसीलिए प्लांट सेल्स के अंदर एक विशेष प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं या सेल वॉल बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा हमने इसमें क्या पढ़ लिया, अभी सबसे पहले पढ़ा हमने कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना। फिर उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा हमने, कोशिका भित्ति, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड किसका नंबर आता है, ये आता है केंद्रक का, है ना। और केंद्रक के बाद फिर क्या है, कोशिका द्रव्य, है ना। तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो कोशिका के रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन, है ना, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने देखा था ना कि सेल डिवाइड होती हैं, कोशिका क्या होती हैं बेटा, डिवाइड होती हैं, तभी तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है ना। पौधा पहले कितना छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है, इसका मतलब कोशिकाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वो किसके माध्यम से होती है, ये केंद्रक के माध्यम से। तो केंद्रक के अंदर अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये आगे क्या होती है, डिवाइड होके कोशिका, एक कोशिका फिर दूसरी कोशिका फिर तीसरी कोशिका, इस तरह से कोशिकाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये बेटा हम केंद्रक और इसके अपने 2 वीडियो और बनेंगे, है ना। इसको बेटा आराम आराम से समझ के हम करेंगे, ठीक है बच्चों।
गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।